अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑन द चार्ज पोटेंशियल कैपेसिटेंस रिस्पेक्टिवली आर। तो लेट्स सी। सबसे पहले तो ये कैपेसिटेंस है and let us say that the charge on left plate is q and the plus q and the charge on the right plate is minus q. इस पे minus q charge है and let us say the distance between the plates is given by small d. Okay, now अब बोला गया है कि इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। देखो, चार्ज को इंक्रीज या डिक्रीज सिर्फ बैटरी कर सकते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल फॉर द बैटरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द चार्ज बिकॉज दिस प्लेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बैटरी और द कैपेसिटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द बैटरी। चार्ज चेंज नहीं हो सकता, तो चार्ज तो क्यू ही रहेगा, राइट। द चार्ज वॉज इनिशियली क्यू एंड नाउ ऑल्सो इट विल बी क्यू बिकॉज द चार्ज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ओनली बाय द बैटरी। सो पहले भी जो पहले चार्जेस थे अभी भी वही रहेंगे चार्जेस। नाउ व्हाट इज द सेकेंड थिंग विच इज सेड। सो पहला तो हमको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट थिंग इज द चार्ज कैनॉट चेंज। चार्ज कैनॉट चेंज बिकॉज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो चार्ज इज कांस्टेंट, ये तो पक्का है। सेकेंड थिंग, द सेकेंड थिंग इज कि इस पे और भी कुछ दिया हुआ है कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन, मतलब ये डी को बढ़ा दिया गया, दिस डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। लेट अस से अब ये डी डैश हो गया और हमको याद होना चाहिए कि डी डैश इज ग्रेटर देन डी। तो अब क्या होगा, देखो, वी नो द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, और अगर डी को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा बिकॉज दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम डी को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा। तो सेकेंड हमको जो पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। और हम जानते हैं फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। क्योंकि Q कांस्टेंट है, मैं लिख सकता हूं CV इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि Q चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो हम लोग और लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/c, कांस्टेंट इंटू 1/c। अब हम जानते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C और C कम हो रहा है। अगर C कम होगा तो ऑफकोर्स V बढ़ेगा। तो देखो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, और ऑप्शन होना चाहिए कांस्टेंट इंक्रीजेस डिक्रीजेस। तो देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में है। ऐसा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर आंसर। तो ये डी वाला हमारा आंसर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has same area A as the plates of the parallel plate capacitor and has thickness 3/4D, where D is the separation of the plates. The change in the capacitance when the slab is inserted. अब ये क्वेश्चन सही नहीं है, कि चेंज इन कैपेसिटेंस नहीं पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था द न्यू कैपेसिटेंस। यहाँ पे चेंज इन कैपेसिटेंस के जगह पे पूछना चाहिए था व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज सीन 1। तो लेट अस से व्हेन नथिंग इज देयर बिटवीन द प्लेट्स, जब डिस्टेंस डी और मीडियम एयर है, तो इनिशियल कैपेसिटेंस C ओल्ड लिख देता हूं, विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इस फॉर्मूला में A मतलब एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब बाद में क्या हो रहा है, देखो, बाद में उन्होंने क्या किया, एक स्लैब डाल दिया, और इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K है, राइट। और क्या पता है हमको इस स्लैब के बारे में, कि इसका थिकनेस जो है यहां से यहां तक जो थिकनेस है, इसका थिकनेस है 3/4D, 3/4D। और हम जानते हैं कि ये टोटल थिकनेस था यहां से यहां तक D, ठीक है। अब इस केस में कैपेसिटेंस होगा, न्यू कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल टू, हम जानते हैं फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट बाय
d minus t plus t by k, ये फॉर्मूला है, where t is the thickness of the slab introduced and k is nothing but dielectric constant. तो फॉर्मूला अगर सब्सटीट्यूट करेंगे t का वैल्यू तो आंसर आएगा a एप्सिलॉन नॉट. देखो ये हमारे गवर्नमेंट बुक में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला कि दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज पार्टली फिल्ड. तो यहाँ पे थोड़ा सा ही फिल किया गया, ना कि पूरा फिल किया गया, राइट. तो d माइनस टी प्लस टी बाई के, वेयर t इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब. तो a एप्सिलॉन नॉट बाय d माइनस 3d बाई 4 प्लस, अब t के जगह पे 3d बाई 4 लिखेंगे तो 3d बाई 4 के आंसर आएगा. d माइनस 3d बाई 4 होगा d बाई 4, तो आंसर आएगा न्यू कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d माइनस 3d बाई 4 इज d बाई 4 प्लस 3 बाई 4 d बाई k. अब इसमें अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा a एप्सिलॉन नॉट. d बाई 4 को मैं कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 3 बाई k. तो कैपेसिटेंस का आंसर आएगा C इज इक्वल टू 4a एप्सिलॉन नॉट बाई d. ये 4 को मैंने न्यूमरेटर में ले लिया d, और यहां पे ब्रैकेट में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k प्लस 3 बाई k. तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 4a k एप्सिलॉन नॉट, k ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय k प्लस 3 और एक d इंटू डी. और ऐसा ऑप्शन है 4a k एप्सिलॉन नॉट बाई k प्लस 3 इंटू डी, ऐसा ऑप्शन ये है. देखो अगर आप उनके क्वेश्चन के हिसाब से दो चेंज इन कैपेसिटेंस, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा. दैट इज ये माइनस ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगी, राइट. सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू दैट कि ये जो आंसर है यही करेक्ट आंसर है. अब आगे बढ़ते हैं. थर्ड एमसीक्यू, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर and dissipated during charging a capacitor bear a ratio. मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर अपॉन एनर्जी लॉस्ट, यही पूछा है ना. डिसिपेटेड मतलब एनर्जी लॉस्ट. तो लेट अस से वी हैव अ कैपेसिटर, और लेट अस से हमने इसको चार्ज कर दिया बाय कनेक्टिंग अ बैटरी, और इस पे चार्ज है इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू. तो ये माइनस है, और ऑफ कोर्स वी हैव कनेक्टेड अ बैटरी, और लेट अस से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है. V is the potential difference. ठीक है. So V is the potential difference. हम जानते हैं कि potential difference is equal to work done upon charge. तो work done by battery is equal to work done by battery, मतलब बैटरी ने कितना काम किया, और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ऐसा बोल सकते हैं. एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू QV. ये बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया, बट एक्चुअली हम फॉर्मूला जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड का. एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी इक्वल टू हाफ QV. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. मतलब बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की QV, स्टोर हुआ हाफ QV, तो ऑफकोर्स बाकी का एनर्जी लॉस्ट हुआ. QV एनर्जी सप्लाई हुआ, हाफ QV स्टोर्ड हुआ, तो एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ, आधा. लॉस्ट विल बी इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड माइनस एनर्जी स्टोर्ड, और ये आंसर आएगा हाफ QV. तो सिंपल सी लॉजिक है कि एनर्जी स्टोर्ड है हाफ QV, और एनर्जी डिसिपेटेड मतलब एनर्जी लॉस्ट भी है हाफ QV. ठीक है. तो रेशो विल बी इक्वल टू हाफ QV अपॉन हाफ QV, that will be equal to 1:1. हाफ QV अपॉन हाफ QV that is equal to 1:1. तो ये हमारा आंसर है थर्ड MCQ का, राइट. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B. ठीक है, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L. तो ये 2L है और ये L है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी L होगा, और ये भी L होगा, ये भी L होगा, राइट. बिकॉज ये अगर ये सेमी सर्कल है, लिखा हुआ है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q. एक प्लस Q चार्ज को हम लोग
along the सेमी सर्कल CRD लेके जा रहा है, तो ये सेमी सर्कल है तो ये अगर रेडियस L है तो ये पार्ट भी L होना चाहिए, राइट। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, सिंगल चार्ज है जिसको हम लोग पॉइंट C से D पे लेकर जा रहे हैं। देखो, let me tell you that work done in moving the charge from C to D between 2 points will be equal to work done will be equal to charge moved Q into potential difference between the 2 points, मतलब final potential difference that is final potential that is potential at D minus initial potential that is potential at C। बस आपको ये सब्सटीट्यूट करना है डी और सी के वैल्यूज और आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा, और एक बात बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब आप सी टू डी सीधा लेकर जाओ, सेमी सर्कल में लेके जाओ या टेढ़ा मेढ़ा लेकर जाओ, दैट डजंट मैटर, ओके, बिकॉज खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल्स क्या है वो हमको ढूंढने हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। अब वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल एट डी। देखो डी पे किसका किसका पोटेंशियल है, एक तो ये नेगेटिव चार्ज का है और एक पॉजिटिव चार्ज का है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं डी पे पोटेंशियल लिख रहा हूं। डी पे दो लोगों का पोटेंशियल है, एक तो ये प्लस क्यू का और एक माइनस क्यू का। तो पहले प्लस क्यू का निकालते हैं, प्लस क्यू से अगर डिस्टेंस देखा जाए डी का तो 3L है, तो आंसर आएगा प्लस क्यू अपॉन 3L, ठीक है। और किसका पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज का, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज से पॉइंट डी सिर्फ कितना दूर है L, तो आंसर आएगा माइनस क्यू बाई एल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पोटेंशियल एट डी, यहां से यहां तक ये VD हो गया, ठीक है, माइनस पोटेंशियल एट C। पोटेंशियल एट C भी दो लोगों की वजह से होगा, C पे पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा, नेगेटिव चार्ज, और दोनों जगह से C का डिस्टेंस L है, तो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q by L। I hope you know that the formula for potential due to a point charge at a distance r is 1/4 pi epsilon naught Q by r। यहाँ पे distance L है तो 1/4 pi epsilon naught Q by L plus 1/4 pi epsilon naught into minus Q by L। अच्छा, ये माइनस पूरा इन दोनों के लिए कॉमन होगा, ऐसे माइनस ऑफ दिस, ऐसे, तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूं, राइट। Okay, so this is what, this is potential at D minus this is total potential at C। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय L है और ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय L है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको वर्क डन का आंसर आएगा वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं और Q बाय L भी कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में बचेगा 1/3 माइनस 1 एंड 1/3 माइनस 1 इज माइनस 2/3, तो आंसर आएगा Q बाय L इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 2/3, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, राइट। तो द फाइनल आंसर विल बी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Q बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, तो ये वो ऑप्शन है, राइट। तो ये काफी इजी सम था, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बिटवीन विच द चार्ज इज मूव्ड। तो ये पोटेंशियल है D है, दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और माइनस पूरा पोटेंशियल एट C, ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, ये पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, तो सॉल्व करने पे आंसर आएगा, राइट। अच्छा देखो, आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मत यूज कर लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, राइट। मतलब आप इसको डाइपोल भी जैसा देख सकते हो, बट ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल है। ये फॉर्मूला इसलिए गलत होगा यहाँ पे बिकॉज ये फॉर्मूला सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए वैलिड है, और शॉर्ट डाइपोल मतलब आर शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू व्हाट, R should be very very large, sorry, R should be very very large as compared to L। मतलब जिन पॉइंट्स की हम बात करते हैं उनकी डिस्टेंस डाइपोल के लेंथ से बहुत ज्यादा होती है, ऐसा यहाँ पे नहीं है, राइट। तो आप
ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर सकते, मतलब इसको डाइपोल जैसा मान सकते हो, बट डाइपोल के पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 8 mm, तो हमको रेडियस पता है 8 mm, दैट इज इक्वल टू 8 into 10 power minus 3 meter, and plate separation 1 mm, that is small d. Plate separation मतलब small d, 1 mm is nothing but 10 to the power minus 3 meter. What will be the charge on the plates if a potential difference of 100 volt is applied? मतलब V भी दिया हुआ है हमको 100 volt और पूछा है चार्ज ऑन द प्लेट्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, और C का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ओके, और हम जानते हैं कि एरिया सर्कुलर प्लेट्स के लिए होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट V बाई डी। बस अब सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 3.142 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 द होल स्क्वायर into 8.85 into 10 to the power minus 12 into 100 divided by this whole thing divided by d, और d है 10 पावर माइनस 3। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1.78 into 10 पावर माइनस 8 कूलम। दिस इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन ब्रीफ का फर्स्ट। अच्छा, इस चैप्टर के हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट फ्रॉम टिप टू टो। A charge Q is moved from a point A above a dipole of dipole moment P to a point B below the dipole in equatorial plane without acceleration. Find the work done in this process. देखो, हम एक चार्ज स्मॉल q को यहां से लेके यहां तक लेके आए, ठीक है, तो मतलब वर्क डन विल बी इक्वल टू सिंपली व्हाट, हम जानते हैं फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज विच इज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब वो 2 पॉइंट्स है VB और VA, ठीक है, VB और VA। अब क्योंकि ये भी इक्वेटर पे और ये भी इक्वेटर पे है, तो पोटेंशियल जीरो होगा। द पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो BB पोटेंशियल, BB इक्वेटोरियल लाइन पे है और AB इक्वेटोरियल लाइन पे है डाइपोल के, तो पोटेंशियल दोनों जगह जीरो होगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई of the two spheres of a spherical capacitor is increased, state whether the capacitance will increase or decrease। ठीक है, मतलब क्या किया गया है कि डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, मतलब R1 और R2, समझो ये हमारा R1 है और ये R2 है, सेकेंड स्पीयर का रेडियस, बड़े वाले स्पीयर का रेडियस R2 है। स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो मैं आपको बता देता हूँ कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होती है। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये फॉर्मूला है स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के, ठीक है। अब देखो R2 माइनस R1 डिफरेंस है रेडियाई का। अब बोला गया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई इज इंक्रीज्ड, मतलब डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया, तो कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, राइट। क्योंकि मैं लिख सकता हूं C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, R2 माइनस R1। तो अगर R2 माइनस R1 बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। सो आंसर इज कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। अच्छा, अब कुछ बच्चे डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट इज द, हाउ डू वी गेट द फॉर्मूला। ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q बाई V। अब इसमें Q मतलब क्या होता है, याद रखना, चार्ज ऑन ईच प्लेट। Q मतलब चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट। And what is the meaning of V? V is nothing but potential difference between the plates. Potential difference between the plates. Between plates. ठीक है, ओके। अब समझो ये अंदर वाला प्लेट है, जो अंदर वाला स्पीयर है इसको आप प्लेट 1 मान लो, प्लेट 1, और जो बाहर वाला स्पीयर है इसको आप प्लेट 2 मान लो, सरफेस 1 सरफेस 2। तो पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल V1 ऑन प्लेट 1,
प्लेट 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट 2। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कहां से आया, चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट 2, ठीक है। अब प्लेट 1 का पोटेंशियल कितना होगा, प्लेट 1 के वजह से इस सरफेस पे पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय R1, ठीक है। और प्लेट 2 के वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय R2, तो पोटेंशियल ऑन प्लेट 1 मिल गया मुझे, राइट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1/R1 माइनस 1/R2, तो फाइनल आंसर आएगा Q इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1R2, ठीक है। ये पोटेंशियल ऑन प्लेट 1 है। लेट अस फाइंड आउट V2, दैट इज पोटेंशियल ऑन प्लेट 2। पोटेंशियल ऑन प्लेट 2 विल बी इक्वल टू, देखो पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट 1, पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट 1 के लिए आप याद रखना कि 1 फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू, क्योंकि फर्स्ट वाले पे प्लस क्यू चार्ज है, डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखना आप, सेकेंड वाला प्लेट फर्स्ट वाले प्लेट से कितना दूरी पे है, R2 पे है, राइट। तो इधर पे आएगा Q अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये पोटेंशियल किसके वजह से है, ड्यू टू द सेकेंड प्लेट, इट इज माइनस क्यू अपॉन रेडियस ऑफ द सेकेंड प्लेट, दैट इज R2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो पोटेंशियल ऑन प्लेट 2 इज इक्वल टू 0। सो प्लेट 2 पे तो पोटेंशियल 0 हो गया, करेक्ट। तो हम जानते हैं कि C का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V1 माइनस V2। तो V2 तो 0 हो गया, तो आंसर आएगा C इज इक्वल टू Q बाय V1, और V1 हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, V1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू ब्रैकेट R2 माइनस R1 अपॉन R1R2। बस आप इसको सॉल्व कर लेना, मतलब ये Q कैंसिल हो जाएगा और बाकी सब उल्टा हो जाएगा, तो R1R2 ऊपर चले जाएगा, तो यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a metal plate is introduced between the plates of a charged parallel plate capacitor. What is the effect on the capacitance of the capacitor? ठीक है, अब देखो मैंने दो सिचुएशन लिया। सिचुएशन नंबर 1 क्या लिया मैंने, कि ये मेटल प्लेट इज पार्टली फिलिंग द स्पेस, समझो ये T है और ये डिस्टेंस D है, और यहाँ पे कंप्लीटली फिलिंग है। हम जानते हैं कि C अगर मीडियम एयर होता तो आंसर आता A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। हमने दो पॉसिबिलिटी ली है, कि पहले पॉसिबिलिटी में मेटल प्लेट पार्टली फिल कर रहा है और सेकेंड केस में मेटल प्लेट कंप्लीटली फिल कर रहा है। तो कैपेसिटेंस इफ द मीडियम वाज एयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और जब हमने प्लेट डाल दिया तो कैपेसिटेंस, नाउ समझो यहाँ पे कैपेसिटेंस C डैश है और यहाँ पे C डबल डैश है, तो C डैश क्या होगा, देखो C डैश विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय पार्टली फिल्ड है ना, D माइनस T प्लस T बाय K। और आप याद रखना मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी, फॉर मेटल्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कैपेसिटेंस का आंसर आएगा C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T, क्योंकि T बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप देखो तो पहले उसकी कैपेसिटेंस थी A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और अब उसकी कैपेसिटेंस है A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो D से D माइनस T हो गया, मतलब डिस्टेंस कम हो गया इफेक्टिवली, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, मतलब मेटल प्लेट डालने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अच्छा, सेकेंड केस में क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस था उतना ही थिकनेस भी था, मतलब D इक्वल टू T हो गया थिकनेस, राइट। तो अब जो नया कैपेसिटेंस होगा C डबल डैश वो होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T, के जगह पे D ही आएगा,
प्लस डी बाई क्यू, क्योंकि टी और डी इक्वल हो गया, पूरा फिल कर दिया आपने, तो आंसर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय, मेटल प्लेट है, प्लेट के लिए, मेटल के लिए तो हम जानते हैं कि ये इन्फिनिटी होता है, डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा और डी बाई इन्फिनिटी जीरो, और आंसर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन जीरो, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो द आंसर इज इनफाइनाइट, तो आंसर इन्फिनिटी है। तो अगर पार्टली फिल्ड है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो कैपेसिटेंस विल बिकम इन्फिनिटी। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेफेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग इज टू बी इनसाइड अ कार, जस्टिफाई। देखो, द मटेरियल ऑफ कार, मटेरियल ऑफ कार इज मेटल, मतलब मटेरियल ऑफ कार मीन्स द बॉडी ऑफ कार इज मेड अप ऑफ मेटल. So you can say the inside of car is like a cavity. Inside of car is like a cavity. So all charges will flow through the material of the car और cavity will remain unaffected. राइट, मतलब अगर लाइटनिंग गिरा भी कार के ऊपर तो पूरा चार्जेस जो है वो उसके बॉडी में फ्लो होंगे, ना कि उससे हमको कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज the inside of the car is like a cavity, and this is also called as, this phenomena is also called as electrostatic shielding. मतलब अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट है हमारे पास जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से नुकसान हो सकता है, तो हम उसको एक मेटल के अंदर रख देते हैं कैविटी में, क्योंकि मेटल के अंदर कैविटी में बाहर के चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं आता, right? So the safest way to protect yourself from lightning is to be inside a car, because inside of a car will act as a cavity and will provide electrostatic shielding, and all the charges will flow through the material of the car. Next question की तरफ बढ़ते हैं. A spherical shell of radius b with charge q is expanded to a radius a. Find the work done by electrical forces. तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं. See, let us say एक स्पीयर है और उसकी रेडियस b है, इनिशियल रेडियस b है, ठीक है. अब देखो ये सम कैसे करेंगे. अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसे कर लेते हैं कि जब b था तो उसके ऊपर पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और जब a था तो उसके ऊपर पोटेंशियल निकाल लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू q इंटू वी. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज क्या होता है कि वो q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो वर्क डन का फॉर्मूला हम लिखते हैं q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो तब यूज होता है जब q एक पॉइंट चार्ज हो और उसको हम दो पॉइंट के बीच में लेकर जाएं, राइट. अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, q पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे जो q है वो इस पूरे स्पीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये पूरे स्पीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे. तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसकी एनर्जी कितनी होगी. देखो, फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर, आप याद रखना है फॉर्मूला, फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर the capacitance is given by the formula 4 pi epsilon naught into its radius. यहाँ पे रेडियस b है तो b आएगा. So for a spherical capacitor या conductor, the capacitance is given by the formula 4 pi epsilon naught b. और हम एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, राइट. एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर is equal to q square by 2c. q square by 2c, that will be equal to q square, जो चार्ज है इस पे, q square by 2c मतलब q square by 2 into 4 pi epsilon naught b. तो एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी जब उसकी रेडियस b थी, तो इनिशियल एनर्जी होगा q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट b, ठीक है. और ऑफकोर्स फाइनली इसकी रेडियस क्या हो गई a, तो फाइनल एनर्जी होगी, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड विल बी q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a. अब वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन द एनर्जी. E फाइनल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज चेंज इन द एनर्जी, E फाइनल माइनस E इनिशियल. और अगर हम E फाइनल माइनस E इनिशियल करेंगे तो आंसर आएगा q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 बाय a माइनस 1 बाय b. तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है. आप चाहो तो ब्रैकेट के टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही छोड़ दो आंसर.
राइट. सो आप याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई माइनस 1 बाई वी. आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल व्हेन द रेडियस वाज ए माइनस पोटेंशियल व्हेन द रेडियस. ये गलत होगा, बिकॉज ये फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं जब एक पॉइंट चार्ज को हम दो पॉइंट के बीच में लेके जाएं. यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, राइट. तो इसलिए इस सम को इस तरह से करना पड़ेगा. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. एंड डेफिनेटली वी विल very soon post the next video. So thanks for watching the video.